स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानियो सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भाजपा राज्याध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल में एक समारोह में हीरालाल श्रीवास और 50 से अधिक समर्थकों को पार्टी में शामिल किया। शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के तहत भाजपा की शासन प्रणाली की प्रशंसा की, राष्ट्रीय प्रगति को उजागर किया। वरिष्ठ पार्टी नेता लजिता यादव, भगवान दास शबनानी और आशीष उषा अग्रवाल भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश कैबिनेट के ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख पीएम आवास के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रत्येक घर के लिए सरकारी सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए, शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम आवास 2.0 के तहत तकरीबन 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने भारत 2057 के लिए विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा भी की और मंत्रियों को अधिक जिला दौरों करने के लिए निर्देश दिया। का दिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री जी की जो 2047 विकसित भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार नेशनलाइजेशन हो, नवाचार हो, गुड गवर्नेंस हो, उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटें और इसकी समीक्षा करें और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे। ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे, सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। एक बड़ा निर्णय आज और हुआ है। मुझे लगता है आज का दिन नवकरणीय ऊर्जा के नाम अगर किया जाएगा तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस बात को समझ सकता हूं। मैं लंबे समय भारत सरकार की जो पावर स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें रहा मैं, और मैं सोच सकता हूं कि ये मोदी जी का एक सपना है कि बिजली उत्पादन जो है वो सौर की तरफ और विंड की तरफ समय के साथ बढ़ना चाहिए और आज हमारी सरकार उसमें आगे बढ़ी है। बावई में पहले से हम सोलर पावर के लिए काम कर रहे थे। वहां पर पहले लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले दे चुकी थी वहां पर, और जो मांग और जिस हिसाब से हमारी जो तैयारी है 314 एकड़ लैंड की और आवश्यकता थी। आज कैबिनेट ने वो एक स्वीकृति प्रदान की है और नर्मदापुरम अकेले के लिए नहीं, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लगभग हम इसको 314 एकड़ लैंड, 311.44 एकड़ लैंड के साथ में सोलर पावर का वहां पर जो तंत्र खड़ा होगा। और अभी जो हमारी रीजनल
इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो होने वाली है नर्मदापुरम में, मुझे लगता है उसके पहले हमारी तैयारी होगी कि हम इसका माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन आदि करा के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और इस परियोजना की बनने से मुझे लगता है इसका क्षेत्रफल विस्तार होने से मध्य प्रदेश में सोलर पावर को लेकर एक बड़ी मांग जो है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एक गैप बनता है कई बार, उसकी पूर्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक हमारा एक भोरी भोपाल जिले में, इसमें भी भूमि आवंटन की और आवश्यकता थी, तो आज जो है इसको लगभग 21.494 हेक्टेयर भूमि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आज हस्तांतरण करने के लिए भी एक अप्रूवल हमारी सरकार ने दिया है। और NITSER का जो अधिनियम के तहत 2008 में की गई थी, संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के अलावा पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विश्व स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें मुझे लगता है कि आज की स्वीकृति के कारण इसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है। तीसरा एक बड़ा निर्णय जो आज यहाँ पर हुआ है कि जब हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं तारीख समझ पा रहा हूँ, शायद अगस्त की तारीख में भारत सरकार ने अपने कैबिनेट में देश के अंदर आवास योजना 3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था। मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। और स्वयं की भूमि पर लगभग 2.5 लाख रुपए सरकार उसमें देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से एक साइकिल विकास की बढ़ती है। आदमी के पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा बाजार में जाता है, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, ईंट बनाने वाले को फायदा होता है, कारपेंटर को फायदा होता है, चिनाई वाले को, तो पूरा एक सिस्टम चलता है। तो मध्य प्रदेश में उस योजना के लागू होने से भी काफी लाभ होना है। ये मुख्य विषय थे जो आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, ये अनौपचारिक जैसी कोई बात नहीं है। आज चूंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी का उज्जैन प्रवास है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके स्वागत और उस कार्यक्रम के लिए वहां पर गए हैं। बाकी मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए लगातार मंत्रिमंडल के साथ ही काम करें और जो सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि आम आदमी तक हमारी सरकार की पहुंच हो, हर हाल में हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें नहीं, इसमें शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए है और ग्रामीण क्षेत्र में 135.15 हजार रुपए देते हैं हम उनकी मजदूरी का, मनरेगा से। तो 1,35,000 रुपए सीधा हितग्राही को मिलता है। अगर वो मजदूरी करना चाहता है तो 15,000 रुपए मजदूरी के एवज में उसको प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए का जो हमारा वो है उस तरह का बैरियर रहेगा और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप ने मीरापुर उपचुनाव के दौरान भाजपा पर तीव्र हमला किया। उन्होंने चुनाव जिताने के लिए बहनों और बेटियों के साड़ियों को उतारने जैसे किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को लखीमपुर घटना के लिए दोषी ठहराया। परिवारों और महिलाओं के संघर्षों से उनके असंबंध की आलोचना की और उन्हें भ्रष्ट माना। कश्यप ने भाजपा के दंगों को उत्तेजित करने में भागीदारी का आरोप भी लगाया, जिससे भाजपा के नेताओं को मजबूत प्रतिक्रिया मिली। ये बीजेपी के लोग, इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के साथ में कितनी बेटियां योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा के आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई
उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं लोग, या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे। ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या, चीर हरण करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। चाणक्य ने कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो। इसीलिए तो इनको नमक तेल का भाव नहीं मालूम। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी अशिक्षा, बताइए शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला किया, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे। तो ये आज पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे, सेना में भर्ती के लिए घूम रहे, उसमें आपने लगा दिया वहाँ 5 साल कर दिया, अग्निवीर बना रहे। योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। देखिए, ये मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश बड़ा राज्य, जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, संविधान की शपथ लेने वालों की भाषा नहीं हो सकती। अब वो अपने मुकदमे देख ले पहले, कभी अपने अपने मुकदमों को भी देख लिया करें। अपने बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी, कहीं गुंडे बदमाश अपराधी बलात्कारी दुराचारी हैं तो वो बीजेपी में है। आप देखिए ना, बीजेपी में है, सूची एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी महिलाओं पे दुराचार करने वाले कहीं है तो बीजेपी में रिकॉर्डेड है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे 46 में 56 एसडीएम बता रहे हैं, वो भी संत के कपड़े पहन के संविधान की शपथ लेके सदन में झूठ बोल सकते हैं। इनसा बड़ा महा झूठा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान श्री राम भी जान चुके हैं, इनसे बड़ा ना पापी कोई है, ना भ्रष्टाचारी कोई है, ना दुराचारी कोई है। इसीलिए अयोध्या में अब देशवासी को जिताने का काम जनता ने किया है और बीजेपी को मुंह की खानी। वाकिफ पोर्ट के पूर्व चेयरमैन वासिम रिजवी ने आधिकारिक रूप से अपनी इच्छा पत्र को जारी किया है, जिससे जितेंद्र नारायण त्यागी और जितेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने दिखाया है। 8 पृष्ठों के दस्तावेजों में रिजवी ने स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शव संस्कार किए जाए। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं इस्लाम के मानने वाले एक परिवार में पैदा हुआ। मेरा नाम वसीम रिजवी था। मैं 4 बार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा, 2 बार दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री भी रहा। मेरे अध्यक्ष काल में भगवान श्री राम मंदिर का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। मैं भी उसमें एक पक्षकार था, लेकिन मेरा अपना मानना यह था क्योंकि ये स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ पर भगवान श्री राम का राम मंदिर बनना चाहिए। मुसलमान होने के बावजूद मैंने बाबरी पक्षकारों का साथ नहीं दिया। मैं हिंदू पक्षकारों के साथ में फैसला आने तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करता रहा, जिसके बाद कट्टरपंथी समाज के लोग मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे, मेरे खिलाफ फतवे आने लगे, मेरी गर्दन काटने पर इनाम रखे जाने लगे, मेरे परिवार का सोशल बाइकाट किया जाना शुरू कर दिया गया। तमाम कट्टरता को नकारते हुए मैंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। आज मेरा नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर है। मेरा परिवार आज भी इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, क्योंकि उनकी विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है, इंसानियत को फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरे सनातनी होने पर उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कट्टरपंथी समाज के लोग, वो समाज के ठेकेदार, वो कट्टरपंथी मुल्ला, जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग जो मुझे इस्लाम का बागी मानते हैं, जो मुझे काफिर मानते हैं, मेरी हत्या करने की साजिश आज भी कर रहे हैं और जब तक मैं जीवित हूं तब तक वो करते रहेंगे। और इधर पिछले कुछ महीनों से मैं टूटा टूटा सा भी रहने लगा हूं। हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, हो सकता है किन्हीं और परिस्थितियों में मेरी मौत हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के लोग कट्टरपंथी समाज के आगे घुटने टेक दें और किसी कट्टरपंथी मुल्ला से मेरी तरफ से माफ़ी मांग के मेरे शव को किसी कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश करें। इसलिए मैंने एक शपथ पत्र
लिखकर, जिस पर अपना इच्छा पत्र लिख दिया है, वसीयतनामा लिख दिया है, जिसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मैं एक सनातनी हूं, मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए, मेरी चिता बननी चाहिए। मेरी चिता में अग्नि कौन देगा, उनको भी मैंने उसमें चिन्हित कर दिया है, अंकित कर दिया है, क्योंकि आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी है। इसलिए मैंने ये भी इच्छा प्रकट की है कि अगर उनका स्वास्थ्य उनको अनुमति दे तो मेरा अस्थियों का विसर्जन उनके हाथों से या उनके सामने किया जाए। मैंने अपने इस इच्छा पत्र वसीयतनामे को सभी संबंधित लोगों को भेज दिया है ताकि सनद रहे, वो वक्त जरूरत काम आए। जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में विपक्ष महाविकास अघाड़ी को आक्रमण किया, उसे भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी कहकर और उसकी विकास में बाधा डालने की भूमिका की आलोचना की। चंद्रपुर में एक रैली में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रगति को रोकने की डबल डॉक्टरेट है। उन्होंने भाजपा के तहत राज्य की डबल इंजन सरकार की सफलता को हाईलाइट किया। पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार की स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर बाढ़वण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़िया ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, ये अघाड़िया ने खिलाड़ी
आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए। आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।